हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। आज हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉन्सेप्चुअल और काफी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग एरिया से बिजनेस जितने भी लोग करते थे वो एंट्री करना स्टार्ट किए थे। जो बिजनेसमैन थे, क्यों एंट्री करना स्टार्ट किए थे? कोई भी बिजनेसमैन किसी और जगह में एंट्री इसीलिए करता है क्योंकि वो अपनी जगह पे बिजनेस नहीं कर पा रहा होता है या उसको फायदा नहीं हो रहा होता है। तो अलग अलग जगह से जो लोग बिजनेस अपनी जगह पे नहीं कर पा रहे थे वो नई नई जगह ढूंढने में निकल जाते थे, और जब वो नई नई जगह ढूंढने में निकल जाते थे तो वो अलग अलग जगह पहुंच जाते थे। वहां पे जाके देखते थे कि यार कुछ बढ़िया चीज है जो हम बिजनेस कर सके या बेच सके अपने एरिया में जाके। तो इंडिया के साथ एक खास बात थी, इंडिया में स्पाइसेस, मसाले बहुत ज्यादा अच्छे और सस्ते रेट में मिल जाते थे, अब बनवाए जा सकते थे। तो जो भी ये बाहर की ठंडी कंट्री से आने वाले लोग थे, ठंड में क्या होता है ना, मिर्च खाओगे तो गर्मी लगती है, इन लोगों को मसालों का बड़ा इंटरेस्ट था। तो सबसे पहले इंडिया में जो एंट्री करना स्टार्ट किया वो पोर्टुगल्स ने आना स्टार्ट किया। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन पहले आया कौन बाद में। पोर्टुगल्स मतलब पोर्टुगीज। पोर्टुगल एक जगह है जो यूरोप के साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ती है। पोर्टुगल सबसे पहले इंडिया में एंट्री करना स्टार्ट किए। इन्होंने क्या किया, ये यूरोप के साउथ वेस्ट पार्ट में पड़ता है, यहां से शिप लेके एक आदमी जिसका नाम था वास्को ड गामा, ये टहलता हुआ निकल गया, ढूंढता हुआ, घूमता फिरता इतना लंबा रास्ता ट्रेवल करता हुआ ये साउथ इंडिया में जाके एंट्री किया। ये जो वास्को ड गामा था, ये जो साउथ इंडिया में एंट्री किया, तो जिस जगह पे ये एंट्री किया वो जगह थी कैलीकट। कैलीकट में उस टाइम जो रूल था, जो कंट्रोल था, वो एक हिंदू राजा, हिंदू किंग का था जिसका नाम था जामोरिन। जामोरिन को जाके वास्को ड गामा मिलता है कैलीकट के अंदर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये पोर्टुगल इंडिया का रास्ता क्यों ढूंढते हुए निकले? क्योंकि ये लोग पहले बिजनेस करते थे इटली के साथ। इटली के साथ इनके कुछ पंगे हो गए और ओटोमन अंपायर के साथ भी ये बिजनेस करते थे। ओटोमन अंपायर ने बिजनेस करने से इनके साथ मना कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो अब इनको कोई नई जगह चाहिए थी। ये ढूंढता ढूंढता इंडिया पहुंचा और जामोरिन से जाके मिला कैलीकट में, जो कि अभी केरला में है। वहां पे जाके मिला तो इसने ये देखा कि इंडिया के अंदर मसालों का बड़ा सही सिस्टम है। तो इसने ये कहा कि अगर मैं यहां से मसाले खरीद के, यहां से स्पाइसेस खरीद के, परचेज करके अगर मैं इसको सेल ऑफ करूंगा अपनी जगह पे तो मैं बहुत बढ़िया पैसा कमा सकता हूं, यहां से सस्ते में वो डालूंगा। तो इसने क्या किया, ये शिप लेके यहां पे निकल गया। जब ये इंडिया में एंट्री किया, वो डेट आपको ध्यान रखनी है, 17 मई 1498। 17 मई को वास्को ड गामा इंडिया में कैलीकट में एंट्री करके जामोरिन से मिला। क्वेश्चन आते हैं, सब बता रहा हूं मैं, एक एक वर्ड क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में गलती तो होगी ही नहीं, ऑप्शन देख के क्लिक कर जाएगा, सर ने बोला था इस तरीके से। ये जो शिप लेके आ रहा था, वो शिप चलाने वाला, इसका जो ड्राइवर था उसका नाम था अब्दुल माजिद। क्वेश्चन आया है, वास्को ड गामा का शिप चलाने वाला बंदा था अब्दुल माजिद। वो लेके वास्को ड गामा को कैलीकट में इंडिया के अंदर एंट्री कराया और वहां पे जाके जामोरिन से मिला। तो उसको पता लगा यहाँ के मसाले बड़े शानदार और सस्ते हैं, मैं उठा के बेचूंगा। जब ये कैलीकट में पहुंचा तो जामोरिन से मिला, ये बंदा था और चलाता हुआ आया था। ठीक, ये जो वास्को ड गामा था ये वापस गया और इसने जाके सबको वहां पे बताया कि बड़ा सही चल रहा है, हम बिजनेस कर सकते हैं वहां पे। 1498 में वास्को ड गामा आया था। उसके बाद यहां पे इंडिया में 1501 में पोर्टुगल ने अपना एक ट्रेड सेंटर बनाया, एक हेडक्वार्टर टाइप बना लिया, और इन्होंने कोचीन जो जगह है साउथ में केरला में, उसे अपना ट्रेडिंग कैपिटल बनाया इंडिया का कि अब हम यहां से ही ट्रेड करेंगे, कोचीन से। कोचीन हमारा ट्रेडिंग कैपिटल हो गया 1501 में। 1498 में वास्को ड गामा आया था, उसने जाके बताया। टाइम लगता है ले जाने में, उसको बहुत टाइम लगता था, है ना, बढ़िया मोटर वाला शिप नहीं था, इसी चलाने वाला शिप था। 1501 में इन्होंने इंडिया में कोचीन को अपना ट्रेडिंग कैपिटल बना लिया कि अब हम यहां से मसाले उठाएंगे और इधर उधर लेके जाएंगे। बिल्कुल सही है। वास्को ड गामा इंडिया में दोबारा भी आया था 1502 में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वास्को ड गामा इंडिया में कितनी बार आया? 2 बार आया था, 2 टाइम्स। 1502 में वो वापस इंडिया के अंदर आता है वास्को ड गामा, चीजों को देखने समझने। उसके बाद यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि पोर्टुगल को अब यहाँ से बिजनेस करना स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आप कोई चीज में बिजनेस करना स्टार्ट करते हो कोई नई जगह, तो आप चाहते हो कि बाकी लोग मेरे बिजनेस को खराब ना करें। तो अपने आप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ताकत बढ़ानी पड़ती है, कंट्रोल दिखाना पड़ता है। तो अब क्या किया,
पोर्टुगीज ने वहां से गवर्नर अपॉइंट करने स्टार्ट किए। 1505 में 1505 में पहला पोर्टुगल गवर्नर, जिसका नाम था फ्रेंचाइजी डी अल्मीडिया। ये जो डी लगे हुए होते हैं ये सारे पोर्टुगीज होते हैं। गोवा जाओगे ना, वहां आपको बहुत सारे रिजॉर्ट मिल जाएंगे इस टाइप के, वो सारे पोर्टुगीज है, क्योंकि गोवा एक्चुअल में पोर्टुगल कॉलोनी रह चुका है। अभी समझाता हूं। फ्रेंचाइजी डी अल्मीडिया ये पहला 1505 में पोर्टुगल ने गवर्नर अपॉइंट किया और इसको बोला बेटा वहां जाओ और वहां जाके जो, क्योंकि आप शिप के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तो अपना नेवल फोर्स थोड़ी स्ट्रांग करो, ताकत बनाओ कि कोई और ना एंट्री करके हमसे चीजें छीन ले। पता तो होता ही ना सबको, कोई भी अटैक कर सकता है। इस बंदे को भेजा गया, इसने नेवल कंट्रोल अच्छा स्टैब्लिश कर लिया, काफी बढ़िया स्टैब्लिश कर लिया वहां पे नेवल कंट्रोल 1505 पे। ये 3 लोग हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद 1509 में दूसरा बंदा भेजा गया जिसका नाम था अल्फांसो डी एल्बुक्यू। अल्फांसो डी एल्बुक्यू ये इंडिया पहुंचा 1509 में और एक ये ऐसा बंदा है जिसने पोर्टुगल पावर को इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ाया, पोर्टुगल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा के इंक्रीज किया, जगह कब्जाई। 1509 में ये इंडिया में एंट्री किया था और आते ही 1510 में 1510 में इसने गोवा कैप्चर किया। एक लोकल राजा था बीजापुर का, उसको हरा के इसने गोवा जीत लिया 1510 में और गोवा अपने कंट्रोल पे कर लिया। गोवा उस बीजापुर के राजा के कंट्रोल में था। तो सबसे पहले पोर्टुगल ने गोवा पे अपना कब्जा जमाया। किसने जीता? अल्फांसो डी एल्बुक्यू ने ये चीज जीती। उसके बाद तीसरा बंदा इन्होंने जो भेजा 1530 में, 1530 में ये बंदा आया, इसका नाम था नीनो डा कुना। नीनो डा कुना इसका नाम था और इसने बंदे ने 1530 में आते ही जो पहला काम किया वो ये कि देखो साउथ का कोचीन अपना ट्रेड कैपिटल है, वहां से हम उठा के सामान इधर करते हैं। गोवा हमने ऑलरेडी कब्जा रखा है और थोड़ा सा ऊपर है और इधर साइड में, तो एक काम करते हैं कैपिटल को अपना कोचीन से गोवा ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस बंदे ने कोचीन से पोर्टुगल का जो ट्रेड कैपिटल था वो गोवा में ट्रांसफर कर दिया। किसने ट्रांसफर कर दिया? नीनो डा कुना ने ट्रांसफर कर दिया। तीसरा बंदा है 1530 के अंदर आया था, इसने कैपिटल ट्रांसफर किया और इसने 2 चीजें बहुत शानदार करी पोर्टुगल के लिए। पहली चीज इसने क्या की, 1535 में, 1530 में आया ये, 1535 में दीव कब्जा लिया और दीव और दमन इसने कब्जा लिया, जीत लिया वहां के लोगों से। इसका मतलब अभी पोर्टुगल अपना एक्सपेंशन में लगे हुए हैं, अपनी कॉलोनीज बढ़ा रहे हैं। गोवा बना लिया, साउथ में कोचीन बना रखा है, दमन दीव भी बना लिया, ये सब इनकी कॉलोनीज है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं आता है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इनके रूरल ज्यादा एक्सपेंशन कर नहीं पाए और इनको बहुत बड़े बड़े फेलियर्स मिलने लग गए। जैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स एंट्री किए उन्होंने फेलियर्स का रीजन बनना शुरू कर दिया। इनको जो पहला फेलियर मिला जिसकी वजह से इनका पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, पहला फेलियर था 1631 में मुगल से हार मिलना। इन्होंने 1631 में मुगल के साथ लड़ाई करी और हुगली जो इन्होंने जीत रखा था वो हार गए मुगल को। हुगली भी जीता था इन्होंने, जो मुगल को हार गए 1631 में। उसके बाद इनका पंगा हो गया ब्रिटिशर्स के साथ। उससे पहले हुआ था एक्चुअली 1622 में ब्रिटिशर्स के साथ पंगा हुआ और 1622 में ये हॉर्मुज जो इन्होंने एक पोर्शन, एक छोटा सा जगह जीत रखी थी, वो ब्रिटिशर्स को हार गए। मतलब अब इनकी हार वाली चीजें शुरू हुई, क्योंकि अभी तक हल्के फुल्के रूरल मिल रहे थे, लोकल राजा मिल रहे थे, उनको उड़ा दे रहे थे। अब नहीं है लोकल, मुगल लोकल नहीं है, ब्रिटिशर्स तो ऑब्वियस ही बात है लोकल नहीं है, ग्लोबल है, बाहर से आए। ठीक उसी तरीके से 1661 में इन्होंने क्या किया, इनका जो बंदा यहाँ पे था उसने अपनी बेटी की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स II से करा दी और उस चार्ल्स II को, क्योंकि उसने उसकी बेटी से शादी करी थी, बॉम्बे गिफ्ट कर दिया। इन्होंने बॉम्बे भी कब्जा रखा था क्योंकि कोई और तो था नहीं, कब्जा लिया, छोटे मोटे राजा को हरा हरा के वहां से भगा दिया। बॉम्बे गिफ्ट कर दिया चार्ल्स II को, ले जाओ भाई साहब, हमारी बेटी भी ले गए, बॉम्बे भी ले जाओ। बॉम्बे गिफ्ट कर दिया। और सबसे बड़ा जो झटका इनको मिला वो मराठा से मिला। 1739 में मराठा ने इनका बचा कुचा अस्तित्व भी उड़ा दिया। इनके हाथ से सैलसीट और बेसिन ये जगह खींच के अपने कंट्रोल में कर ली। मतलब अब जो इन्होंने अपना कंट्रोल बनाया था, फैलाया था, एक्सपेंशन किया था, गोवा, दमन, दीव, बॉम्बे सब कब्जा रखा था, वो धीरे धीरे इनसे छिन गया और पोर्टुगल पड़ गए वीक। जब ये वीक पड़ने लग गए तो कमजोर होने लग गए और इनकी पावर ऑब्वियस ही बात है डिक्रीज करने लग गई। मतलब आप ये कह ले सकते हो कि जब 17वीं सेंचुरी पे ये पहुंचे, 1631, 1622 उस टाइम पे ये पहुंचे तो ऑलमोस्ट ये डिक्लाइन कर चुके थे, इनका कंट्रोल जा चुका था। लेकिन इस टाइम पे वर्ल्ड में बाकी जगहों पे लोगों को ये पता लग गया था कि इंडिया में स्पाइसेस, इंडिया में मसालों का बिजनेस बढ़िया हो सकता है। तो मसालों का बिजनेस करने के लिए बाकी जगहों से भी लोगों ने सोचना
शुरू कर दिया। और उस चीज को सोचने वाले सबसे ज्यादा चालाक और सबसे ज्यादा तेज लोग थे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले ये चीज देखी कि ये बिजनेस बढ़िया चल रहा है, हम भी इस बिजनेस को करेंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं। ब्रिटिशर एक बिजनेसमैन, एक मर्चेंट जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, ये एक मर्चेंट था, ब्रिटिशर्स बिजनेस था, ब्रिटिश का, इंग्लैंड का बिजनेसमैन था। ये आया इंडिया के अंदर, ये बंदा इंडिया के अंदर 1599 में पहुंचा। पता तो चली गया बढ़िया बिजनेस चल रहा है, अब बिजनेसमैन तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, इसने कहा देख के आते हैं। ये 1599 में इंडिया के अंदर पहुंचा, इसने कहा मैं इंडिया के जो बिजनेसमैन है, जो लोकल बिजनेसमैन है, उनसे सामान खरीदूंगा और यहाँ बेचूंगा, ट्रेड करने के लिए आया इंडिया के अंदर। जब ये इंडिया के अंदर आया तो इसने देखा यार शानदार बिजनेस है, यहाँ तो बढ़िया बिजनेस है, यहाँ अपना सेंटर वेंटर बनाया जा सकता है। इसने क्या किया, इसने वहां पे जाके, इनका एक ग्रुप था, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, जितने भी ये बिजनेसमैन होते थे इनका एक ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। ये ग्रुप था 1599 में बना था, मर्चेंट जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने ग्रुप बनाया, इसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। ये जो ग्रुप था बेसिकली, ये ग्रुप ही ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस था, फाउंडेशन था, ऐसे मान लो। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअल में एक ग्रुप के थ्रू ही बनी थी, जो ग्रुप बिजनेसमैन का ग्रुप था, मर्चेंट एडवेंचर्स 1599। इस ग्रुप में जितने भी लोग थे उन्होंने यही सोचा कि यार बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया बिजनेस करने का तरीका है, चलो क्वीन से जाके परमिशन लेके आते हैं और बिजनेस करते हैं चल के। और ऐसी परमिशन लेते हैं कि क्वीन किसी और को अलाउ ना करे, हमें ही अलाउ करे तो हम पैसा कमा लेंगे। क्योंकि ब्रिटिश के अंदर कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी थे जो इस ग्रुप का पार्ट नहीं थे, मेरी बात को ध्यान से समझना, सारे बिजनेसमैन इस ग्रुप का पार्ट नहीं थे। इस ग्रुप के कुछ बिजनेसमैन पार्ट थे जिनको ये पता लगा था, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम पहले से ही क्वीन से जाके परमिशन ले लेते हैं कि हमारे अलावा किसी को अलाउ ही ना किया जाए, क्योंकि और कोई बिजनेसमैन भी कर सकता है जाके बिजनेस, उसे पता लगेगा, बाद में सबको पता लग जाएगा कि ब्रिटिशर्स जाके बिजनेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, ये क्वीन के पास गए, एलिजाबेथ I, उनसे जाके चार्टर साइन करवा लिया। साइन करवाने का मतलब होता है परमिशन ले ली कि भाई हम ही ट्रेड करेंगे जाके ईस्ट में, ईस्ट पार्ट में जाके, यूके से अगर ईस्ट देखते हो तो इंडिया वाला पार्ट आ जाता है, हम ही ट्रेड करेंगे और मोनोपोली हासिल कर ली 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए कोई और ट्रेड नहीं कर सकता है, इस ग्रुप के लोग को ही परमिशन मिलेगी, वो ही जाके ट्रेड करेंगे इंडिया में। ये जो चार्टर साइन हुआ ये 31 दिसंबर 1600 में साइन हुआ। मतलब अभी यहाँ पे कंपनी जो एक ग्रुप की फॉर्म में बनी थी वो इंडिया में काम करने के लिए अलाउ परमिशन ले चुकी है 15 इयर्स के लिए। अब ये जो कंपनी के लोग थे ये अब इंडिया में आके अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनको परमिशन मिल गई है। इनका जो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ उस स्टार्ट होने से पहले इन लोगों ने ये सोचा कि इन लोगों ने ग्रुप ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली ग्रुप से ही बनी थी मर्चेंट एडवेंचर से, इन्होंने ये सोचा है काम करते एक फैक्ट्री डालते हैं यहाँ पे। इन्होंने 1608 में सूरत में फैक्ट्री लगाने की बात करी, तो इन्होंने कहा फैक्ट्री इंडिया में लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है वहां के राजा से। इन्होंने क्या किया, एक बंदा जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंग्स को इंडिया में भेजा। इंडिया में सिस्टम ऐसा होता था उस समय, मुगल एम्परर किसी को फरमान देता था, लेटर लिख के दे देता था कि तुम्हें अलाउड है, पास दे देता था इस टाइप का, तो वो काम कर सकता था। कैप्टन हॉकिंग्स जाके जहांगीर से मिला, उस टाइम जहांगीर था, और जहांगीर से जाके उन्होंने बहुत प्यार से बात करी। ये देखो जहांगीर अपने आंख बंद करके बैठे, ये अपना लेटर वेटर पतरी वतरी करके उनको कुछ बना रहे हैं बेवकूफ। तो इसने जाके कैप्टन हॉकिंग्स ने जाके जहांगीर से बोला कि भाई साहब हमें एक फैक्ट्री लगानी है, सिर्फ एक ही लगाएंगे और हम छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, दिक्कत क्या है, सभी कर रहे हैं, पोर्टुगल भी कर ही रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस। तो जहांगीर को कुछ हल्का फुल्का लालच वलूच दे दिया, वो लोग तो करते ही इस तरह, मतलब इंडिया में सारे लोग लालची तो है, आज भी लालची है सारे के सारे। तो जहांगीर ने क्या किया, इनको फरमान दे दिया, चलो कोई बात नहीं है, छोटा मोटा आदमी हमारा क्या उखाड़ लेगा, दे दिया भाई, कर लो काम, फैक्ट्री लगा लो। 1608 में लगाने का मन था, 1613 में इन्होंने अपनी सूरत में पहली फैक्ट्री डाली। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1600 में चार्टर मिल गया था इनको, इन्होंने पहली फैक्ट्री लगा ली। जब फैक्ट्री लगा ली अपने क्या कहते हैं, एक बंदे को भेज के, कैप्टन हॉकिंग्स को भेज के, तो अब ब्रिटिशर्स को वहां पे जो मर्चेंट एडवेंचर्स का ग्रुप था उनको लगा यार ये बढ़िया चीज है, एक और बंदा भेजते हैं, उससे परमिशन ले लेते हैं और जगह फैक्ट्री लगाने के लिए, है ना, एक करके परमिशन लेते रहते हैं, फैक्ट्री बढ़ाते चले जाते हैं। अभी तक ब्रिटिशर्स के मन में बिल्कुल भी कहीं भी लालच नहीं था कि वो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। उनका सिर्फ एक ही काम था कि वो पैसा कमाने आए हैं और वही करेंगे, यही वो सोचते थे। वो एक बिजनेसमैन का ग्रुप था जो बाद में बदल के किसी और फॉर्म में
बन गया था। 1615 में एक आदमी था जिसका नाम था थॉमस रो, उसको इंडिया भेजा गया। फिर से जहांगीर ही था वहां पे, और जहांगीर से फरमान लेने भेजा गया, और जहांगीर सबको फरमान बांटने बैठे थे। इसने अब की बार जहांगीर के सामने परमिशन रखी कि भाई साहब आप हमें फरमान दे दो कि हम कहीं भी कितनी भी अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो। तो जहांगीर ने दे दिया, ले भाई बना लो। थॉमस रो जो आया था ये 1615 में आया था। थॉमस रो 1615 में आया था। थॉमस रो 1615 में आया था और ये 1619 में चला गया था। इस 4 साल के पीरियड में इसने इतनी फैक्ट्रीज की परमिशन ले ली, आप इमेजिन नहीं कर सकते, और फैक्ट्रीज लगा दी गई। मतलब अगर आप देखो कि 1619 में ये बंदा जब वापस गया इंग्लैंड, तो उस टाइम पे कितनी फैक्ट्रीज थी इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स की थी, तो लाइन लगी पड़ी थी। पुरानी फैक्ट्रीज की अगर आप बात करोगे तो सूरत ऑलरेडी बन चुकी थी 1613 में, अहमदाबाद भी 1613 में लगा ली थी इन्होंने, गोवा भी 1613 में लगा ली थी इन्होंने, मसूलीपट्टनम 1611 में बना ली थी इन्होंने, आर्मगांव 1626 में बना ली थी इन्होंने, 1626, 1613, 1611 में मसूलीपट्टनम, इन्होंने इतनी फैक्ट्रीज लगा रखी थी। मतलब जब ये 1619 में वापस गया थॉमस रो, तो इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की लग चुकी थी और काम इनका बढ़ता चला जा रहा था, एक्सपैंड होता चला जा रहा था। उसी टाइम पे इन ब्रिटिशर्स ने एक काम और किया कि ये जो बॉम्बे चार्ल्स टू लेके बैठा है ना, जो पोर्टुगल से अपनी शादी करके बेटी उनकी और साथ में बॉम्बे भी ले गया था, उस बंदे से हम वापस ले लेते हैं, इंग्लैंड का ही तो है। तो चार्ल्स टू को ब्रिटिशर्स, ये जो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑफर करती है 10 पाउंड, 1 साल का हम आपको 10 पाउंड देंगे, आप बॉम्बे दे दो हमें लीज पे। उस बंदे का क्या जा रहा है, वो बॉम्बे फालतू तो रख के बैठा है, उसने दे दिया। इसका मतलब बॉम्बे इन्होंने चार्ल्स टू से ले लिया और बॉम्बे अपने हाथ में कंट्रोल में रख लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारे एरिया हो चुके हैं। जैसे ही इन्होंने बॉम्बे अपने हाथ में लिया, जो इनका हेडक्वार्टर था वो सूरत से बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि बॉम्बे से ये काफी एरिया कंट्रोल कर सकते थे और फैक्ट्रीज भी लगा चुके थे। सूरत से तुरंत इन्होंने बॉम्बे में अपना हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया, जहां पहले एंट्री करता है वो हेडक्वार्टर होता है, तुरंत बॉम्बे ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि चार्ल्स टू से इन्होंने बॉम्बे ले लिया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई थी, जैसे हरिहरपुर उड़ीसा में भी लगा ली थी, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं। बालासोर पटना में भी लगाई थी, और बहुत सारी बंगाल में फैक्ट्रीज लगा ली थी। मतलब बहुत एक्सपेंशन होता चला जा रहा था, लेकिन सूरत इनकी पहली फैक्ट्री थी, बस आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान से भी फरमान ले लिया, उससे भी परमिशन ले ली 1632 में, कि आप पूरी की पूरी टेरिटरी में, गोलकोंडा का जो सुल्तान था वो किसी को भी परमिशन दे देता था, उसको बहुत पैसे चाहिए होते थे, वो देके पैसा परमिशन ले लो। तो इन्होंने क्या पैसे वैसे ऑफर कर दिए, और 1632 में उसकी पूरी एरिया में, गोलकोंडा मतलब आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया में, पूरे एरिया में अपना काम बिजनेस करने की परमिशन मिल गई 1632 में। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कैसे ये लोग एक्सपेंड करते चले जा रहे थे, धीरे धीरे लालच देके राजाओं से परमिशन लेके अपनी फैक्ट्री डाल लेते, धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे थे अपनी ताकत, और अपने लोग यहाँ पे एंट्री करते चले जा रहे थे, क्योंकि जितनी फैक्ट्री उतने लोग की जरूरत, उतने लोग तो बाहर से बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इंडियन को तो अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे ज्यादा। 1689 में इनका एक आदमी था जिसका नाम था जोसेफ चाइल्ड, इसने गलती कर दी, इसकी सजा इसको भुगतनी पड़ी, लेकिन फायदा अल्टीमेटली उसी का हुआ। जोसेफ चाइल्ड ने क्या किया, 1689 में इसने मुगल के 2 शिप कैप्चर कर लिए, मुगल्स के, उस समय औरंगजेब राजा हुआ करता था, मुगल के 2 शिप कैप्चर कर लिए। जब मुगल के 2 शिप कैप्चर कर लिए, औरंगजेब सनक गया, औरंगजेब ने कहा कि भाई साहब ऐसा, इनकी सब फैक्ट्री बंद करो, सील करो और भगाओ। उसने सारी बॉम्बे की फैक्ट्री सील कर दी, विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम एकदम सील लॉक लगा दिए, ताला मार दिया। ये बंदा घबरा गया, यार मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया, इसको समझ में नहीं आया था। ये वापस जाता है औरंगजेब के पास, हाथ जोड़ता है, भाई साहब प्लीज सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो। तो औरंगजेब कहता है माफी तो नहीं मिलेगी, गर्दन कटेगी। इसने कहा नहीं माफी कर दो, प्लीज माफी दे दो, हमें गलती हो गई। तो इसने कहा ठीक है चलो माफी देते हैं, लेकिन 1.5 लाख रुपए दो अभी, आप भी के अभी तुरंत लेके आओ 1.5 लाख रुपए, और जाओ दोबारा करो जाके अपना काम। मतलब औरंगजेब ने भी 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेके इसको छोड़ दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने कहा ठीक है, बाहर से मंगा लिए पैसे, 1.5 लाख रुपीस दिए औरंगजेब को, और दोबारा से अपनी जितनी भी फैक्ट्री सील हुई थी वो ओपन करवा ली इसने। औरंगजेब ने सील कर दी थी कि तुम पंगे हमसे मत लेना, बहुत बड़े यहाँ के गैंग लीडर है। अच्छा, उसी टाइम पे इनका एक बंदा था जिसका नाम था जॉब चार्नॉक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉब चार्नॉक ने 1698 में, डेट्स को ध्यान रखना है, जो मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वही पकड़नी है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना, जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखना। 1689 में ये कैप्चर शिप वाला केस हुआ था। उसके बाद 1698 में क्या हुआ, ये जो जॉब चार्नॉक था इसने क्या किया, एक मुगल, देखो मुगल क्या करते थे, अलग अलग एरिया में अपना एक अपॉइंटमेंट करके सूबेदार भेज देते थे और कहते थे तुम कंट्रोल करो इस एरिया को, हम यहां से ऑर्डर देंगे। तो एक एरिया है जो अभी बंगाल वाला एरिया है, बेसिकली कोलकाता वाला एरिया है, वहां पे 3 विलेज हुआ करते थे। उन विलेजेस का नाम था सुल्तानती, कालीकट
और गोविंदपुर। सुल्तानती, कालीकट और गोविंदपुर, ये 3 विलेजेस हुआ करते थे। और ये जो कंट्रोल में थे वो कंट्रोल में थे मुगल सूबेदार असीम उस्मान के कंट्रोल में थे। जॉब चारनॉक ने क्या किया, 1698 में इस असीम उस्मान से इस एरिया में काम करने के लिए जमींदारी राइट्स ले लिए। जमींदारी राइट का मतलब होता है कि अब यहाँ पे ये जमीन का भी आगे खरीद फरोश कर सकते हैं। जमींदारी राइट मतलब मेरे पास लैंड का कंट्रोल है। इसने इनको पटाके, इस बंदे को पटाके, मुगल सूबेदार को पटाके जमींदारी राइट्स ले लिया कि मैं जमीन का भी खेल वेल कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, कब्जा कर सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ, अपना कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ इसके ऊपर। ऐसे राइट्स ले लिए इसने। जब ये ऐसे राइट्स ले लिए तो जॉब चारनॉक जो है ये बेसिकली फेमस बंदा है क्योंकि इसके नाम पे कोलकाता को बनाने का बहुत बड़ा एक पॉइंट जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता के बनाने के पीछे ये जो कैलीकट और ये एरिया दिख रहे हैं यही कोलकाता वाला एरिया है। जॉब चारनॉक का नाम है। अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जॉब चारनॉक ने जो छोटे छोटे 3 विलेजेस पकड़े थे ये बाद में कैलकाटा के नाम से ही जाने गया है एरिया। तो इन्होंने क्या किया, इस बंदे ने ये यहाँ पे कोलकाता बनाया, जो मैं अभी आपको बताया भी है, ये कोलकाता बना। और जैसे ही इस एरिया को जमींदारी राइट लिए इन्होंने क्या किया, वहां पे अपना एक फोर्ट तैयार किया, एक किला तैयार किया उस पूरे एरिया में। और 1700 में उस फोर्ट का नाम दे दिया गया फोर्ट विलियम्स। वो फोर्ट बेसिकली क्या था, सुल्तानती जो जगह है यहाँ पे विलेज है, वहां पे इन्होंने अपना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी और उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन लगा दिए थे। फोर्टिफिकेशन मतलब बड़े बड़े किले टाइप के, अंदर ना आ पाए ना कोई बाहर जा पाए। 1700 में ये जो सब कुछ हो रहा था, 1698 में जमींदारी राइट लिए और 1700 में फोर्टिफिकेशन करके अपना फोर्ट विलियम तैयार कर लिया कोलकाता वाले एरिया में। कोलकाता बनाने का जो बहुत बड़ा रोल जाता है वो जॉब चारनॉक को जाता है, जिसने इन एरियाज को असीम उस्मान से पकड़ के अपने पास लिया था और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया कोलकाता की फॉर्म में और अपना फोर्ट विलियम वहां पे तैयार करके बना के रख दिया। ठीक, ब्रिटिशर्स एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं। अभी और एरिया एक्सपेंड करेंगे। एक बंदा था जो ब्रिटिश का डॉक्टर था, फारूक सियार को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। फारूक सियार एक काफी एरिया कंट्रोल करता था, एम्परर था। 1717 के अराउंड में फारूक सियार बहुत बीमार हो गया फारूक सियार। जब फारूक सियार बहुत बीमार हो गया तो उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। तो ब्रिटिश का एक डॉक्टर था, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, इसने इसको ठीक कर दिया अपनी दवाई दे के। तो ये इतना खुश हो गया, इसने कहा भाई साहब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा हमें पूरी मुगल टेरिटरी में, मुगल पूरे इंडिया का कंट्रोल कर रहा था उस समय, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया, पूरी मुगल टेरिटरी में हमें अपने काम करने का, बिजनेस के राइट्स चाहिए। तो उस फारूक सियार क्योंकि ठीक हो गया था, उसकी जान बचा ली थी, उसने कहा ले जाओ। इसने पूरी की पूरी मुगल टेरिटरी में बिजनेस करने का फरमान दे दिया, परमिशन दे दी। मतलब इस तरीके से ये लोग एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं। बॉम्बे ये पहले ही ले चुके थे और जैसे ही ये परमिशन मिलती है बॉम्बे में भी अपना किला बना देते हैं, वहां भी फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। ऑलरेडी फोर्ट विलियम बना चुके थे। जैसे ही परमिशन मिलती है तो ये बॉम्बे में भी फटाफट 1720 के अंदर अपना किला तैयार कर लेते हैं। ये जहां पे भी फैक्ट्री बनाते थे वहां एक किला बना लेते थे क्योंकि इनको फैक्ट्री बचानी होती थी। बचाने इन द सेंस अगर कोई और अटैक करता है तो हमारी फैक्ट्री कम से कम सेफ है उस अटैक से। तो इन्होंने 1720 के अंदर अपना बॉम्बे वाला फोर्ट भी तैयार कर लिया। जो कंपनी का कंट्रोल चल रहा था, अभी ध्यान से एक चीज देखना, ये जो कंपनी है ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का मतलब यहाँ पे ये जो ग्रुप थे, बिजनेसमैन का ग्रुप था, ये लंदन में बैठा हुआ था और वो अपना सबऑर्डिनेट यहाँ पे अपॉइंट करता था और वो सबऑर्डिनेट यहाँ पे काम करते थे। मतलब बेसिकली जो मेन कंट्रोल था वो वहां से बिजनेसमैन का ग्रुप ही कर रहा था। तो इनका सिस्टम कुछ ऐसे ही चलता था कि वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो लंदन में बैठते थे और यहाँ इंडिया में इनकी कोई सबऑर्डिनेट बॉडी होती थी जो काम करती थी। इंडिया और एशियन कंट्रीज में, इन्होंने और भी कंट्रीज में अपना कंट्रोल बनाया हुआ था। ये इनका सिस्टम था। एक चीज यहाँ पे क्लियर थी कि जो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है वो यहाँ पे ट्रेड या बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसा चार्टर में लिखा था, कोई ने इनको परमिशन दी थी। बट कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो अपने आप को फ्री बिजनेसमैन बोलते थे, वो अभी भी इंडिया में ट्रेड करते थे। तो ये लोग उनको सही नहीं कंसीडर करते थे और कहते थे ऐसे लोगों को हम इंटरलोपर्स बोलेंगे। इंटरलोपर वो आदमी होता है, वो बिजनेसमैन था जो फ्री बिजनेसमैन था, जो उस मर्चेंट ग्रुप का मेंबर नहीं था बट फिर भी इंडिया में आके बिजनेस कर रहा था। उस बिजनेस ग्रुप का मेंबर नहीं था जो परमिशन लेके यहाँ पे आया था, बल्कि ये एक फ्री आदमी था जो बाद में आ गया था साइड से और अपना यहाँ पे
खरीद फरोख्त करके सामान बाहर बेच रहा था। समझ में आ रहा होगा, जैसे स्पाइसेस खरीदी और बाहर जाके बेच दी, बट ग्रुप का मेंबर नहीं है, उसको इंटरलोपर बोलते थे ये लोग। जब वहां पे ये बहुत सारी चीजें चली तो ब्रिटिशर्स की जो ग्रुप था इनको प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये बिजनेसमैन कैसे काम कर रहे हैं, गलत है, तो वहां पे ब्रिटिश में बहुत ज्यादा बवाल होने लगी। 1694 में ब्रिटिश ने एक लॉ पास किया, उस लॉ में ये बोला कि हर ब्रिटिश सिटीजन को अलाउ किया जाता है ट्रेड करना, बिजनेस करना। मतलब उन्होंने जो मोनोपोली दी थी वो कहीं ना कहीं अपनी बात को काट दिया। 1694 में ब्रिटिशर्स ने लॉ पास किया ब्रिटिश में और ये कह दिया कि अब कोई भी ट्रेड कर सकता है। जब ऐसा हुआ तो अब एक और कंपनी बन गई, इसका नाम था न्यू कंपनी। तुरंत फटाफट और वो बिजनेस करने लगे। जब न्यू कंपनी दोबारा इंडिया में बिजनेस करने लगी और एक ओल्ड कंपनी पहले से ही चल रही थी, दोनों में पंगे होने लगे। तो जो पुरानी कंपनी थी उसने जाके क्वीन से बोला ये सब हमें पसंद नहीं है, हम नहीं करेंगे ये सब चीजें। बाद में इनके बवाल हुए, हमें उनसे मतलब नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ऐसे जानना है कि 1708 में ये दोनों कंपनी, जो नई कंपनी बनी थी और जो पुरानी कंपनी थी, ये मिल गई और ये दोनों मिलकर इंडिया को लूटने लग गए। ऐसे मान लो आप। ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था कोई भी ट्रेड कर सकता है, उससे पहले उनकी मोनोपोली थी। जैसे ही लॉ पास हुआ है कुछ लोगों ने नई कंपनी बना ली क्योंकि पता तो लग गया था बिजनेस कर सकते हैं, और वो जाके बिजनेस करने लग गए। राइवलरी हुई बट अल्टीमेटली पुरानी और नई कंपनी मिलकर अब साथ में बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम चल रहा है। मतलब अब ब्रिटिशर्स बढ़िया करके इंडिया को लूट रहे हैं। इतना समझ में आ गया। ब्रिटिशर्स अपना अच्छा कंट्रोल बना चुके हैं, अच्छा एक्सपेंशन कर चुके हैं। ब्रिटिशर्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो जो एंट्री हुई थी पहले पोर्टुगल की हुई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स की हुई थी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच मतलब नीदरलैंड वाले लोग, ये भी आए थे इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए। अब डच की जो एंट्री थी उसमें जो पहला बंदा है जो आपको ध्यान रखना है, इनकी जो एंट्री हुई थी वो बंदा है कॉर्निया हॉलीमैन। कॉर्निया हॉलीमैन उस टाइम पे जब इंडिया में, देखो इंडिया का पार्ट उस समय इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया वाला वो इंडिया का ही पार्ट कंसीडर किया जाता था, ऐसे मान के चलो। तो वो जब बंदा एंट्री किया तो वो इंडोनेशिया में एंट्री किया और उसने जो एरिया कब्जाया वो सुमात्रा और बंटम, ये आइलैंड है, ये कब्जा है 1596 में। 1596 में ये बंदे ने, कॉर्निया हॉलीमैन, ये इंडिया में एंट्री किया सुमात्रा और बंटम। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि डच कैसे एंट्री की है, कहां एंट्री की है, तो आपको वो एरिया जगह ध्यान रखनी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सुमात्रा और बंटम 1596 में डच की एंट्री हुई थी। समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें लाइन से समझा रहा हूं, पोर्टुगल से, फिर ब्रिटिशर्स और अब डच। जब ये एंट्री करते हैं तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना लेते हैं 1602 में। कंपनी के बिना तो आप आ ही नहीं सकते, एक बार आके आप देख के जाते हो। ये आया, यहाँ पे देख के गया, बिजनेस कर सकते हैं, इसने बताया, उन्होंने कंपनी बना ली। 1602 में कंपनी बना ली और कंपनी ने अपना सेंटर बना लिया बटाविया, ये भी इंडोनेशिया में है। इन्होंने भी अपना सेंटर बनाया बटाविया, वहां से ये बिजनेस करेंगे। इनका जो मेन पहले स्पेसिफिक मन था वो था स्पाइसेस में बिजनेस करने का, लेकिन बाद में इन्होंने सिल्क, इंडिगो, सब में बिजनेस करना शुरू कर दिया डच ने। इनकी जो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें 17 डायरेक्टर थे, 17 डायरेक्टर्स। ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल कर रही थी वो 17 डायरेक्टर्स कंट्रोल करते थे। ये भी कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी ही थी। 1596 में आए थे, देख के चले गए, फिर कंपनी बना ली और दोबारा बिजनेस करने आए। जब ये बिजनेस करने आए तो इन्होंने पोर्टुगल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी, मतलब पोर्टुगल लोगों के लिए बहुत दिक्कत क्रिएट करी। कैसे दिक्कत क्रिएट करी? ऐसे दिक्कत की है करी। इन्होंने सबसे पहले पोर्टुगल से गोवा छीन लिया 1639 में, गोवा छीन लिया पोर्टुगल से। उसके बाद मलेशिया छीन लिया 1641 में। उसके बाद सीलोन, सीलोन मतलब श्रीलंका। पोर्टुगल्स ने श्रीलंका में अपना सबसे बड़ा सेटलमेंट बना रखा था, मतलब श्रीलंका उनका एक ऐसा सेटलमेंट था जो बिगेस्ट सेटलमेंट होगा पोर्टुगल्स का। इन्होंने वो भी छीन लिया 1658 में, सेलोन भी छीन लिया। मतलब बेसिकली पोर्टुगल्स को कमजोर करने लग गए। मलेशिया छीन लिया 1641 में, गोवा कैप्चर कर लिया 1639 में, और सीलोन, श्रीलंका कैप्चर कर लिया 1658 में, जिन्होंने पोर्टुगल्स को बहुत प्रॉब्लम और टेंशन देनी शुरू कर दी। पोर्टुगल्स इरिटेट होने लग गए, इनसे बदतमीजी करने लग गए ये लोग उनके साथ। पोर्टुगल्स को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। जब ये डच एक्सपेंड करने लग गए, चीजें कब्जाने लग गए पोर्टुगल से, तो इनको भी आया हम भी कब्जा सकते हैं। तो इन्होंने बंगाल के कुछ एरिया कब्जाए और वहां पे कुछ फैक्ट्रीज डाली, कुछ फैक्ट्रीज के परमिशन लेके फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी। जैसे मालदा में फैक्ट्री लगा ली इन्होंने, खानकुल में फैक्ट्री लगा ली 1689 में, खानकुल में फैक्ट्री लगाई, मालदा में 1676 में फैक्ट्री लगाई। सब नोट कर लेना इकट्ठा बाद में, बाकी नोट्स में दूंगा तो उसमें प्रेजेंट हो गई। ये दोनों एरिया बंगाल में प्रेजेंट है, इसमें इन्होंने फैक्ट्री लगाई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से डच की फैक्ट्री कहाँ थी, बहुत अंदर से निकाल के क्वेश्चन देते हैं यूपीएससी के अंदर, ऐसे हल्के फुल्के तरीके से नहीं देते हैं। या एसएससी जो भी आप बात करते हो, जिस भी एग्जाम को आप आगे चल के भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना वो एकदम ऐसी होनी चाहिए
लीजिए कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए ना, आप उसको टैकल कर ले जाओ। यहाँ पे खानकुल और मांडला में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई जो बंगाल को टारगेट कर रहे थे, बंगाल के अंदर प्रेजेंट थी। इन्होंने औरंगजेब से भी परमिशन ले ली थी, फ्री ट्रेड की आराम से परमिशन लेके ये ट्रेड कर रहे थे। औरंगजेब भी परमिशन दे रहा था, डच को उसका सपोर्ट रहता था हमेशा से ही। और इनके जो डिक्लाइन शुरू हुआ, इनका जो नुकसान होना शुरू हुआ, वो तब हुआ जब इन्होंने पंगा ले लिया ब्रिटिशर्स से। 1759 में इनका एक बैटल हुआ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना, बैटल ऑफ बिदारा। बिदारा का जो बैटल था, बिदारा का बैटल ये किस किस के बीच में था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये डच और ब्रिटिशर्स के बीच में था। ये लड़ा गया था 1759 में और इसमें डच को बहुत बुरी हाल मिली थी। और इस बैटल के बाद ये ऑलमोस्ट अपना सारा कुछ ब्रिटिशर्स को हार गए थे। और कुछ सालों बाद 1759 में ये सब कुछ हार चुके हैं और कुछ सालों बाद 1795 में ब्रिटिशर्स ने डच को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया, खत्म कर दिया इनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। पोर्टुगल्स भी कमजोर कर दिए थे, महाराठा, ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने मिलकर, और अब ब्रिटिशर्स ने डच को भी कमजोर कर दिया और ब्रिटिशर्स खुद एक्सपेंड होते चले जा रहे हैं। मतलब बाकी जो भी इनके बीच में आ रहा है उसको दबा देते हैं, अपना खुद का एक्सपेंशन दिमाग लगा के बढ़ाते चले जा रहे हैं, फैक्ट्रीज अंधाधुंध खोलते चले जा रहे हैं और जैसी फैक्ट्री खोलते हैं उसको फोर्टिफाई करके किले की फॉर्म दे देते हैं। डच के बाद जो एंट्री होती है इंडिया के अंदर वो होती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 में। आप ये ध्यान रखना, अभी तक जो भी आपने कंपनीज की बात करी है वो प्राइवेट कंपनीज है, वो बिजनेसमैन का ग्रुप था। लेकिन ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसका कंट्रोल डायरेक्ट फ्रेंच गवर्नमेंट से होता था। 1664 में ये बनाई गई थी, गवर्नमेंट कंट्रोल थी। 1664 के बाद 1667 में एक बंदा इनका फ्रैंकोइस कैरन ये इंडिया में आया और इसने इंडिया में अपनी फेरी फैक्ट्री लगाई सूरत में, ब्रिटिशर्स वाला रूट पकड़ते हुए पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में। ब्रिटिशर्स को कंपटीशन देना चाहते थे सीधा सीधा, और कोशिश भी थी, बट लास्ट में जाके इनको भी वेंडी वॉश, एक बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ था, बहुत बड़ा झटका लगा, अभी बता रहा हूं। फ्रैंकोइस कैरन आया, इसने इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाई, सूरत के अंदर परमिशन ले ली थी। उसके बाद इसने 1669 में, 64 में बना था, 67 में फैक्ट्री लगा दी थी इसने सूरत में। 1669 में फैक्ट्री लगा दी इसने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा दी थी। उसके बाद 1673 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1673 में इसने एक छोटा सा विलेज, छोटा सा गांव एक्वायर किया, जीत लिया। एक रूलर था वहां का, शेर खां, उससे जीत लिया। उस गांव का नाम था, उस विलेज का नाम था वलीकोंडापुरम। यही वो विलेज है जो 1673 में एक्वायर किया गया फ्रेंच के थ्रू, और यही आपका वलीकोंडापुरम बाद में जाके पौंडीचेरी का फॉर्म लेता है। पौंडीचेरी जो पुराना नाम है वो वलीकोंडापुरम है, जो शेर खां के पास था, और इसको हरा के इन्होंने इस एरिया को कब्जाया था और बाद में इसको पौंडीचेरी का फॉर्म देके अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। मतलब फ्रेंच के कंट्रोल में पौंडीचेरी इतना ज्यादा इंप्रूव कर गया था ये विलेज कि आप अगर कहो उस टाइम पे पॉपुलेशन कंपेयर करो तो पौंडीचेरी की पॉपुलेशन 40,000 थी और कैलकाटा की पॉपुलेशन 22,000 थी। मतलब इतना अच्छी फैसिलिटीज, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, मतलब वहां पे जॉब वगैरह भी सब कुछ है। तो वलीकोंडापुरम जो बेसिकली अब पौंडीचेरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन्होंने और भी जगह एक्वायर करी थी। 1690 में एक मुगल एम्परर था, उससे परमिशन लेके इन्होंने चंडनगर जो बंगाल में है, चंडनगर, ये अप्लाई करके, इससे परमिशन अप्लाई करके ये भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। किसमें? 1690 में। तो ये भी एक्सपेंड कर रहे थे। हाँ, ब्रिटिशर्स की टक्कर का नहीं कर रहे थे, बट हाँ इनमें भी दिमाग था, बाकियों के जैसे नहीं थे जो जल्दी उड़ जाए। इन्होंने दिमाग से एक्सपेंड करना शुरू किया। मुगल जो गवर्नर था वो शाइस्ता खान था, जिससे इन्होंने चंडनगर बंगाल वाला एरिया में फैक्ट्री लगाने की परमिशन ले ली थी। इनका जो हेडक्वार्टर था वो पौंडीचेरी बन गया था, मैंने आपको बताया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर राइज करी है बहुत ज्यादा, 22 साल। अगर 22 साल की बात करोगे तो वो 1720 से लेकर 1742 में इनके दो गवर्नर आए थे। इनके जो दो गवर्नर थे, एक था लेनोर, एक था डुमास। लेनोर और डुमास याद रखना, एग्जाम में आता है। इन दोनों ने गजब का काम दिखाया फ्रेंच के लिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और इनको बहुत ग्रो कराया। इतना ग्रो कराया कि ये लोग मुगल एम्परर मोहम्मद शाह से ये परमिशन तक ले आए थे, ये परमिशन तक मिल गई थी इनको कि आप अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन बनाना शुरू कर दो, छापना शुरू कर दो कॉइन।
पैसे छापना शुरू कर दो, उस पे मुगल की ठप्पा मैं लगा के दूंगा, इतना भरोसा जीत लिया था इन्होंने। मतलब इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट दिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सक्सेसफुल पीरियड कौन सा है, तो आप कहोगे 1720 थे, 1742 लेनर और डोमस का जो पीरियड था वो बहुत ज्यादा था, बढ़िया। 1742 में जैसे ही लेनर डोमस खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, एक इनका बंदा आता है गवर्नर, जिसका नाम था डुप्लेक्स। नाम डुप्लेक्स है। ये डुप्लेक्स ने अपने आप को मल्टीप्लेक्स बनाने की कोशिश करी, मतलब इसने एक्सपेंड करने की कोशिश करी, बट जैसे ही इसने कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने इसको दबा दिया। इसमें दिमाग इतना नहीं था। डुप्लेक्स ने एक्सपेंशन करने की कोशिश करी और इसके पल्ले पड़ गए ब्रिटिशर्स, जो बैटल करना पड़ गया इसको, बैटल ऑफ वेंडीवॉश 1760 1660 में बैटल हुआ ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें फ्रेंच कंपनी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा कि जितने भी इन्होंने फैक्ट्रीज और एरिया कब्जाए थे वो सारे के सारे ये ब्रिटिशर्स को हार गए, सब हार गए बैटल ऑफ वेंडीवॉश में, ध्यान रखना। बट ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन करी इनके साथ, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसमें इनको पौंडीचेरी और कुछ एरिया वापस कर दिए। अगर आप ये मैप को ध्यान से देखोगे, इस मैप के अंदर जो इनका कंट्रोल दिखाया गया है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये है माहे में, यरन में, पौंडीचेरी, करिकल, बॉम्बे, इन एरिया में इनका कुछ कंट्रोल, चैनल अगर इनमें कुछ कंट्रोल रहता था। बट ये सारी चीजें हार गए थे ब्रिटिशर्स को बैटल ऑफ वेंडीवॉश में। तो ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करी। जब हम समझेंगे उस चीज को आगे तो और क्लैरिफाई करके आपको समझाऊंगा। अभी मेरा काम है आपको ये बताना कि कौन कौन किस किस तरीके से आगे बढ़ा है, क्योंकि हम मिक्स करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जब मैं स्टोरी मिक्स करता हूँ, जैसे मेरा तरीका है, पैरल ले जाके दो चीजें एक जगह जोड़ देता हूँ। अभी मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वार समझाऊंगा कौन किससे लड़ा, जो एग्जाम में आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा भी हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना वो नहीं समझ पाओगे। अभी हम यही समझ रहे हैं। बैटल ऑफ वेंडीवॉश 1760 में हुआ, जिसमें फ्रेंच कंपनी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, सब कुछ हार गए। और ट्रीटी ऑफ पेरिस में उनको काफी चीजें वापस भी मिल गई। बट फिर वही बात है, बेइज्जती बहुत तगड़ी वाली यहाँ पे हो गई। लास्ट अगर हम देखें कि इंडिया में किसी ने एंट्री करने की कोशिश करी है, वो है डेनमार्क मतलब डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में फॉर्म हुई, 1616 में फॉर्म हुई थी। और इन्होंने अपने सेटलमेंट बनाने की काफी कोशिश करी इंडिया में, बट ये कर नहीं पाए। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स को अपना बेच बाच के चले गए थे, इनसे हुआ नहीं। इन्होंने 2 सेटलमेंट बनाए थे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ट्रैंकबर तमिलनाडु में और दूसरा इनका सीरमपुर बंगाल में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फैक्ट्रीज या सेंटर सीरमपुर किसका था, 4 ऑप्शन दे दिए तो डैनिश, DANISH। याद रखना, डैनिश और डच अलग अलग है। डच नीदरलैंड है, डैनिश डेनमार्क है, डिफरेंट जगह है, अलग अलग जगह है। इन्होंने कुछ सेटलमेंट बनाने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली ये बेच बाज के ब्रिटिशर्स को चले गए। अगर आप एक इमेजिन करो और बात समझो तो 18वीं सेंचुरी मतलब 1700 से आगे का जब टाइम पीरियड आ रहा था, जब औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी, औरंगजेब तब तक था, तब तक ये चीजें हो रही थी। जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उस टाइम पे जो नोटिस करने वाली बात ये थी कि ऑलमोस्ट पोर्टुगल खत्म हो चुके थे, डच खत्म हो चुके थे, डैनिश का कोई मतलब ही नहीं था। जो प्रेजेंट थे वो थे प्रेजेंट ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। अगर आप उसमें भी देखोगे तो फ्रेंच ब्रिटिशर से एक बैटल हार चुके थे और कंडीशन के अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन कर चुके थे। मतलब अभी औरंगजेब के खत्म होने के बाद 2 इंपॉर्टेंट ही कंपनी बचती हैं, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, जिसमें ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही औरंगजेब चला जाता है और धीरे धीरे स्प्लिट होने लग जाता है मुगल रूल, कोई कंट्रोल ज्यादा बचता नहीं है, ये लोग इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेरेंस करने लग जाते हैं। और वो जो पॉलिटिकल सिस्टम का इंटरफेरेंस होता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम का इंटरफेरेंस आगे चल के पूरा सिस्टम बदल देता है। तो हम उसको समझेंगे, उससे पहले कुछ वॉर की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इन दोनों चीजों को मिक्स करके आगे बढ़ जाएंगे जो हमें समझना है। तो इस पॉइंट के साथ मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूं। आप आज की क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, इसके नोट्स अभी आपको मिल जाएंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। इस क्लास में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलने चाहिए एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये क्लास से हर साल क्वेश्चन आता है एक का एक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, आपको भी